नमस्कार प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, राम राम। माइंड बूस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 30 अप्रैल और मैं लेकर आया हूँ राजस्थान करंट अफेयर की छोटी सी प्यारी सी क्लास, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे आज के जो भी करंट अफेयर के मुख्य पर्सन हैं उनकी और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनकी। तो ये क्लास दोस्तों राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। जिन भर्ती परीक्षाओं में करंट अफेयर जो सिलेबस में है उन भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण क्लास है। तो इससे डेली जो भी करंट अफेयर प्राप्त होता है वो अपडेट करते रहिए और इस क्लास से जुड़े रहिए। अब दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो अब क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ में। और आज का अपना मोटिवेशनल कोट है वो है, अपनी काबिलियत पर बस आप ही पहचान सकते हैं। अपनी काबिलियत बस आप ही पहचान सकते हैं। आप दोस्तों आप खुद के अंदर वो जज्बा, वो जुनून होना चाहिए कि हाँ मैं ये जो है वो हासिल कर सकता हूँ, मेहनत करूँगा और एक ना एक दिन जो मेरा सपना है नौकरी प्राप्त करने का वो मैं प्राप्त करके रहूँगा। अब क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास की प्रमुख जो सुर्खियाँ हैं, आज की क्लास में आगे हम किस किस बातों पर चर्चा करने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बात करें तो सबसे पहले वो है इनाम 2.0 और राजस्थान की कार्य प्रणाली। इनाम जो पोर्टल है उसके ऊपर राजस्थान की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे। अगला है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026। इसका आयोजन कब हुआ था ये अपन ने पहले चर्चा कर ली है। अब इस मेले का जो है वो समापन हुआ दोस्तों और समापन के बाद में इसके जो प्रमुख डाटा निकल के आए उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अगला है राजस्थान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का जो आयोजन है वो पढ़ने वाले हैं। ये साहित्य हटाना भूल गए, ये कल का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट DRIP फेज़ 2। ये क्या है तो इसके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं। अगला है फवार द टूर्स ट्रेड फेयर का आयोजन, ये कहाँ होने वाला है तो इसके बारे में भी अपन चर्चा आगे करने वाले हैं। इसकी जगह दोस्तों एक अलग क्वेश्चन था वो हम लगाना भूल गए, किसी कारणवश ये मिस प्रिंट हो गया। तो इसकी जगह ऑल इंडिया करंट चैम्पियनशिप है उसकी बात करेंगे जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली के अंदर जो ऑल इंडिया करंट चैंपियनशिप है उसके बारे में भी अपन देखने वाले हैं। तो अब क्लास की शुरुआत करते हैं यस्टरडे रिवीजन के साथ में। कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करेंगे, फिर आज के मुख्य करंट अफेयर की जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रिवीजन के अंदर वो है राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित पर्यटन गलियारा किन 3 संभागों को जोड़ेगा। तो भरतपुर, कोटा और उदयपुर ये 3 संभाग है, इनको ये पर्यटन गलियारा जो है वो जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन है लंदन में नीलाम होने जा रहे 17वीं सदी का दुर्लभ खगोलीय यंत्र एस्ट्रोलैब मूल रूप से किस रियासत के शाही संग्रह से जुड़ा है। तो ये जयपुर रियासत के शाही संग्रह से जुड़ा हुआ है। सवाई मान सिंह जो सेकंड थे उनके शाही संग्रह से ये जुड़ा हुआ है। इसके बाद में जो महारानी थी गायत्री देवी उसके शाही संग्रह से जुड़ा हुआ है। अगला है 25 अप्रैल 2026 को आयोजित राजस्थान विश्वविद्यालय के किस क्रम के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो 35वां यह दीक्षांत समारोह उसका आयोजन राजस्थान जो विश्वविद्यालय है उसके 35वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है ग्राम रथ अभियान में
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो सत्य कथन नहीं था उसको मैंने हटा दिया, 3 कथन है वो सत्य रखे हैं। कौन कौन से? प्रत्येक ग्राम रथ प्रतिदिन 4 से 5 ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। ग्राम रथ अभियान का आरंभ 27 अप्रैल 2026 से हुआ, जो अगले 15 दिनों तक। इस अभियान का मुख्य नोडल विभाग कौन है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। अगला क्वेश्चन था, भरतपुर के केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में संपन्न हुए 43वीं सारस गणना का आयोजन कब किया गया? तो 22 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं आज की मुख्य जो करंट अफेयर के क्लास है उसकी। तो इसके अंदर अपना पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, इनाम 2.0 और राजस्थान की कार्य प्रणाली के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। तो पहला ऑप्शन है इसका वो है इनाम 2.0 केंद्र सरकार द्वारा 12 फरवरी 2026 से लागू किया गया था। अगला है, प्रदेश में 1000 किसान उत्पादन संगठन EPOE नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है वो है राजस्थान का ई नाम व्यापार में देश में द्वितीय स्थान है। और अगला ऑप्शन है राज्य ई भुगतान ई पेमेंट में देश में 5वां स्थान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन है ई नाम व्यापार में देश में द्वितीय स्थान है। अब बात करें इसकी, तो इसका दोस्तों ये उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा ए। अभी देखते हैं इसके बारे में पूरी चर्चा। तो मैं बात करूंगा राजस्थान ई नाम में उपलब्धि। ई नाम की बात करें दोस्तों, तो इसका जो ई नाम का मतलब क्या है या इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? तो इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये हो गया नाम, और ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। अब इसकी बात करें तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो है ऑनलाइन, जो अपन व्यापार के अंदर जो राशि या अपन कह सकते हैं पेमेंट वो ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं, उसके संबंध में ये पोर्टल जो है या ये योजना जो केंद्र सरकार द्वारा ये चलाई गई थी। अब इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी दोस्तों शुरुआत सबसे पहले इसको 14 अप्रैल 2016 में चलाया गया, 2016 को, जो ई नाम 1.0 था। अब बात करें तो इसका नवीनतम संस्करण, नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो नवीनतम संस्करण की बात करें दोस्तों तो इसका जो नवीनतम संस्करण है वो है ई नाम 2.0। अब इसकी बात करें तो ये कब शुरू किया गया था या दूसरा संस्करण जो कब लागू किया गया? तो 12 फरवरी 2026 को ये लागू किया गया। 12 फरवरी 2026 को ये लागू किया गया। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर राजस्थान की उपलब्धि क्या क्या है उसकी चर्चा करेंगे। राजस्थान उपलब्धि की मैं बात करूं दोस्तों तो ई नाम व्यापार के अंदर राजस्थान का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है देश में। कौन सा स्थान है?
अब बात करेंगे राजस्थान की उपलब्धि। राजस्थान की उपलब्धि की बात करें तो इनाम के अंदर जो इनाम की बात करूं मैं तो सबसे पहले बात करेंगे व्यापार की। व्यापार के अंदर जो राजस्थान की उपलब्धि है वो देश में प्रथम स्थान है। दूसरी है वो है कुल आवक। कुल आवक की बात करें तो उसके अंदर देश में द्वितीय स्थान है राजस्थान का। देश में द्वितीय स्थान। अगला है ई भुगतान के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ई भुगतान के मामले में दोस्तों राजस्थान का है वो चौथा स्थान है। देश में चौथा स्थान। तो यह थी इसकी प्रमुख बातें। अब कथन पर चर्चा करें तो इसके अंदर सांख्यिकी डाटा की बात करें दोस्तों तो सांख्यिकी डाटा 2016 से लेकर के 2026 तक का जो सांख्यिकी डाटा था उसकी बात करें 2016 से 2026 तक उसकी बात करें तो उसके अंदर दोस्तों कुल व्यापार है वो 3,16,00,000 मैट्रिक टन है उसका व्यापार किया गया। कुल व्यापार की बात करें तो 3.16 करोड़ मैट्रिक टन। अब इसके लिए सरकार द्वारा जो 15 लाख जो है किसान और 87,500 जो नो है व्यापारी और 28,000 के लगभग कमीशन एजेंट और 546 किसान उत्पादक संगठन FPO जो है वो इसमें पंजीकृत है। किस में? ई नाम के अंदर जो है वो कितने FPO पंजीकृत है? तो 546 के लगभग 546 जो है FPO इस इनाम जो योजना के अंतर्गत पंजीकृत है। तो पहला कथन है ऑप्शन वो है इनाम 2.0 केंद्र सरकार द्वारा 12 फरवरी 2026 से लागू किया गया था। तो ये कथन अपना सत्य हो गया। प्रदेश के अंदर 1,000 की जगह 546 किसान उत्पादक संगठन FPO इनाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत है। अगला राजस्थान इनाम व्यापार में देश में जो है प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर? प्रथम स्थान पर। और राज्य का भुगतान ई पेमेंट में चौथे स्थान पर है। कौन सा स्थान है? चौथा। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। और भी देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ तक अपन ने कर ली थी। आगे सांख्यिकी डेटा की बात करें तो 2016 से 26 जनवरी 2026 तक कुल व्यापार की बात करें तो 3.16 करोड़ मैट्रिक टन का व्यापार किया गया। कुल मूल्य 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक। तकनीकी नवाचार की बात करें तो 134 मंडियों में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML मशीन लर्निंग आधारित गुणवत्ता जांच मशीनों का उपयोग किया गया। अगली बात करें तो वो है दोस्तों भागीदारी 15.55 लाख से अधिक किसान, 87,509 व्यापारी, 27,999 कमीशन एजेंट और 546 किसान उत्पादक संगठन FPO इस इनाम के अंदर जो है पंजीकृत है। इनाम के जरिए राजस्थान में 138 वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है। प्रोत्साहन की बात करें तो वो है ई भुगतान को बढ़ावा देना और ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को कृषक उपहार योजना में एकीकृत करना। तो ये थी इसकी प्रमुख बातें। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है इस मेले में कुल 160 स्टॉल लगाई गई थी।
सर्वाधिक बिक्री वाली शीर्ष संस्थाओं में तिलम संघ प्रथम स्थान पर रहा। यह दूसरा कथन गलत हो गया और पहला कथन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है। अब इसकी सहकार मसाला मेला की बात करें दोस्तों, तो जो सबसे पहले इसके आयोजन की बात करेंगे, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। इसकी बात करें दोस्तों, तो इसका जो आयोजन है वो कब हुआ था? 17 अप्रैल को, अगले 10 दिनों तक। 10 दिनों की बोले तो 26 अप्रैल को इसका है जो क्या किया गया था, इसका समापन हुआ था। कितने दिन चला था ये? तो 10 दिन। 26 अप्रैल को इसका है वो समापन हुआ। अब अगली बात करें तो वो है दोस्तों, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तो जवाहर कला केंद्र में। जवाहर कला केंद्र कहाँ है? तो जवाहर कला केंद्र है जयपुर में। अब ये जो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है, इसका आयोजन क्यों किया गया? तो बात करूं मैं इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों, जो देश प्रदेश के जो मसाले हैं, देश प्रदेश के मसाले, उनको जो प्रसिद्ध मसाले हैं, ध्यान रखना, प्रसिद्ध मसाले, उनको अनूठी प्रदर्शनी या अपन कह सकते हैं बिक्री करने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया। अब ये जो सहकार मसाला मेला है, उसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसके अंदर एक था सहकारी विभाग राजस्थान, प्लस और कौन था इसके साथ में? तो इसके साथ में था राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, इसके द्वारा है वो इसका आयोजन किया गया। अब इसकी मैं बात करूं, सहकारी जो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कॉनफेड। क्या कहते हैं? कॉनफेड। अगली बात करें तो वो है दोस्तों, अब इस मेले के अंदर जो बिक्री है उसका रिकॉर्ड तो 5.50 करोड़ रुपए से अधिक जो है इसके अंदर बिक्री की गई। बिक्री की बात करें तो 5.50 करोड़ से अधिक इसके अंदर बिक्री की गई। कितनी स्टॉल लगी थी इसके अंदर? स्टॉल की बात करें तो स्टॉलों की जो संख्या थी वो 160 के लगभग इसके अंदर स्टॉल्स है वो लगाई गई थी। अब इसके अंदर जो विक्रय की जो शीर्ष संस्थाएं थी उनकी बात करें तो कौन कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया शीर्ष संस्थाओं में? तो सबसे पहले बात करेंगे वो है कॉनफेड। कॉनफेड की बात करूं मैं दोस्तों तो इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इधर मैं लिखूंगा शीर्ष संस्थाएं। सेकंड स्थान किसने प्राप्त किया? तो सेकंड स्थान प्राप्त किया था दोस्तों तिलम संघ ने। किसने किया था? तिलम संघ ने। कौन सा स्थान? तो सेकंड। अगली बात करें तो वो है RCDF, राजस्थान डेयरी फेडरेशन। RCDF जयपुर डेयरी। इसकी बात करें तो इसने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसने किया था दोस्तों तीसरा स्थान।
कौन सा स्थान? तीसरा। अगली बात करेंगे जिला उपभोक्ता की। किसकी? तो जो श्रेणी है वो कौन सी है? जिला उपभोक्ता की। इसकी बात करें तो जिला उपभोक्ता के अंदर जो कोटा जिला है उसने पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे की बात करें तो उदयपुर सेकंड। तीसरे की बात करें तो वो है 12 जिले। अगली बात करें वो है क्रय विक्रय सहकारी समिति की। इसकी बात करें तो क्रय विक्रय सहकारी समिति के अंदर जो प्रथम स्थान प्राप्त किया वो है मथानिया। किसने किया? मथानिया ने पहला स्थान। मथानिया कहाँ पर है? तो मथानिया है जोधपुर में। अगली बात करें दूसरा स्थान वो है बिल्लाडा। बिल्लाडा भी कहाँ पर है? तो वो भी जोधपुर में। अगली बात करें तीसरा स्थान, तो तीसरा स्थान प्राप्त किया नागौर में। अब बात करेंगे ग्राम सहकारी समिति की। किसकी? ग्राम सहकारी समिति की बात करूं मैं तो ग्राम सहकारी समिति के अंदर पलसाना जो सिक्कर है उसने पहला स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान? तो पहला स्थान। अगली बात करें नवाचार पुरस्कार की, तो इस कार्यक्रम के अंदर जो नवाचार पुरस्कार है वो किसे दिया गया? नवाचार पुरस्कार की बात करें तो वो दिया गया दोस्तों सुंदरा ग्राम जो सेवा सहकारी समिति है बाड़मेर की, उसको ये पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसको ये पुरस्कार दिया गया। ये कहाँ पर है? तो ये है बाड़मेर की। तो ये आपको ध्यान रखना है इस जो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है उसके बारे में। ये इसकी प्रमुख जो बातें हैं जिसकी चर्चा अपन ने कर ली है। 160 स्टॉल, प्रथम स्थान कॉनपेंट, तिलम संघ और RCDF। इसका उत्तर लगा लिया कि हमने? हाँ, केवल एक सही है। इसके अंदर प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो कॉनपेड ने। इसका स्थान कौन सा था? तो इसका था सेकंड। अगला क्वेश्चन है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट DRIP फेज 2 के तहत किस नदी के बांधों का कायाकल्प किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है बनास नदी, दूसरा चंबल, तीसरा लूनी और चौथा माही। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। अब बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी की बात करें तो इस नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? उद्गम की बात करूं मैं तो उद्गम होता है दोस्तों इसका वो है विंध्याचल जो पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला की जो झानापाव की पहाड़ियाँ हैं, झानापाव पहाड़ी गांव कौन सा है? तो महू गांव। महू गांव के निकट मध्य प्रदेश है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। अब अगली बात करें तो इसका विलय किस में होता है? विलय से पहले देखेंगे दोस्तों
ये कौन से राज्यों में बहती है? तो ये उद्गम से निकलने के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में प्रवेश करती है ये चौरासीगढ़ जो है, चौरासीगढ़ के निकट से। चित्तौड़गढ़ जिले से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। अगली बात करें तो इसके बाद में, तो राजस्थान के बाद में ये दोस्तों यूपी जाती है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर इंटावा के अंदर यमुना जो नदी है उसमें इसका विलय हो जाता है। यमुना नदी में विलय। आगे की मैं बात करूं तो ये यमुना नदी किस में जाती है? तो ये गंगा नदी में। यमुना नदी का विलय किस में हो जाता है? गंगा नदी में। और गंगा नदी कहाँ पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब बात करें तो प्रवेश हो गया इसका। अब इसकी बात करें कुल लंबाई की, तो कुल लंबाई है दोस्तों इसकी जो 1051 किलोमीटर। कितनी है? 1051 किलोमीटर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है 322 किलोमीटर। अब बात करें तो एक दूसरा जो सोर्स है वो है HM सक्सेना। राजस्थान की भूगोल आती है HM सक्सेना साहब की। उस किताब HM सक्सेना की राजस्थान भूगोल जो बुक है उसके अनुसार इसकी कुल जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 965 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। तो ये डाटा आपको याद रखना। अब इसकी बात करें तो इसको कहते हैं राजस्थान की, क्या कहते हैं? कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को भी कहते हैं और चंबल नदी को भी कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? तो दूसरा कहते हैं इसको चर्मण्यवती। क्या कहते हैं? चर्मण्यवती। और क्या कहते हैं? और कहते हैं इसे नित्य वाहिनी नदी। ये राजस्थान की दोस्तों बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी बहाव की दृष्टि से, बहाव दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। अब इस नदी पर दोस्तों राजस्थान के अंदर, राजस्थान में चंबल नदी पर कितने? तो 3 बांध बने हुए। कितने बांध? राजस्थान में कितने? 3 बांध। और एक बांध कहाँ पर है? तो एक बांध की मैं बात करूं वो है MP में। MP में कहाँ पर है? तो MP में है मंदसौर में। अब राजस्थान के अंदर 3 बांध है। पहले बांध की बात करूं तो वो है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। दूसरे बांध की बात करूं तो वो है जवाहर सागर। ये कहाँ पर है? तो ये है कोटा बूंदी की सीमा पर। और तीसरे बांध की बात करूं तो वो है कोटा बैराज। कोटा बैराज बांध ये कहाँ पर है? तो ये है कोटा जिले में। अब राजस्थान के जो इस चंबल नदी पर 3 बांध है दोस्तों, उनका जो है कायाकल्प, कहने का मतलब है इन बांधों के जो गेट है या इनकी जो मरम्मत है या इनके जो गेट के अंदर भराव क्षमता ज़्यादा करने के लिए इनके जो गेटों का है उनका वापस से निर्माण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो इनके जो गेट है उनका निर्माण किया जा रहा है। लिख देता हूं मैं, वो है बांधों के
गेटों का निर्माण, कौन सा निर्माण? पुनर्निर्माण, या अपन कह सकते हैं मरम्मत, मरम्मत की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की एक जो परियोजना है, वो उस परियोजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, DRIP, जो है फेज 2। कौन सी परियोजना है ये? डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, DRIP फेज 2। अब इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके अंदर जो कोटा बैराज है उसके गेट का निर्माण किया जा रहा है वापस। राणा प्रताप सागर की बात करें तो इसके भी जो गेट है उसके निर्माण किया जा रहा है। और अब अलग ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनका गेटों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन पेयजल और जो सिंचाई है दोस्तों एंड बिजली उत्पादन, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यथावत ये सुचारू रूप से उपलब्ध होने के बावजूद भी इनका निर्माण है वो कर दिया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट किस नदी पर? चंबल नदी पर। किसके लिए? तो जो चंबल नदी पर बांध है 3 राजस्थान में, उनके गेटों का और उनकी मरम्मत करवाने के लिए ये प्रोजेक्ट। अब बात करें इस प्रोजेक्ट की दोस्तों, तो ये केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उसका ये संयुक्त प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है? केंद्र और राज्य सरकार की ये संयुक्त परियोजना है, केंद्र व राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। चंबल नदी की भी बातें अपन ने कर ली। ये 50-60 साल पुराने 3 प्रमुख बांध, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, सुरक्षा क्षमता और आयु बढ़ाना, 225 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अंडर वाटर एंड रनिंग रिपेयरिंग, कहने का मतलब है जो मरम्मत कार्य होगा वो पानी के अंदर ही, जो बिजली उत्पादन और सिंचाई पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होगी इससे। ये कोटा बैराज है उसका निर्माण 1960 में किया गया था, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर का 1972 में। 30 अप्रैल 2026 से ये प्रक्रिया शुरू होगी और ये केंद्र और राज्य की संयुक्त परियोजना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है फ्रांस में आयोजित होने वाले फवार दे टूर्स ट्रेड फेयर में भारत को कितने वर्षों बाद गेस्ट कंट्री, मेजबान देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है 20 वर्ष बाद भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है। तो अब बात करें तो वो है फवार द टूर्स ट्रेड फेयर, किसकी? तो बात करेंगे फवार द टूर्स ट्रेड फेयर की। इसकी बात करें तो इसका जो आयोजन है कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा दोस्तों फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। आयोजन कब होगा? अवधि की बात करें तो 1 मई से 10 मई तक। आयोजन कब होगा? 1 मई से 10 मई तक। कितने दिन? तो 10 दिन तक आयोजन होगा। महत्व क्या है इसका? तो इस जो प्रतिष्ठित जो ट्रेड फेयर है दोस्तों, इसके अंदर जो गेस्ट कंट्री के रूप में, गेस्ट कंट्री की बात करें तो वो है भारत। कौन है? तो भारत। अब भारत को आमंत्रित किया कितने साल बाद? तो 20 वर्षों बाद भारत को आमंत्रित किया, किसमें? गेस्ट कंट्री के रूप में। प्रतिनिधित्व कौन करेगा इसके अंदर? या अपन बात करें मुख्य आकर्षण की, तो राजस्थान की संस्कृति है उसकी यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी जाएगी। राजस्थान संस्कृति की है वो क्या दी जाएगी? प्रस्तुतियाँ। अगली बात करें तो प्रतिनिधित्व कौन करेगा?
प्रतिनिधित्व किया जाएगा जो राजस्थान का दौड़ ग्रुप है, दौड़ ग्रुप, वो इसका जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। अब बात करें अगली, तो इस दौड़ ग्रुप का जो नेतृत्व है वो कौन करेगा? तो नेतृत्व करेंगे वो राजस्थान मूल का एक चर्चित नाम है, वो कौन है? तो वो है रईस भारती। रईस भारती द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया जाएगा। अगली बात करें तो रईस भारती का ये समूह जो दोस्तों पिछले 25 वर्षों में दुनिया के 119 जो देश है वहाँ पर प्रस्तुतियाँ दे चुका है। इनका जो समूह है वो 25 वर्षों से जो है इस कार्य में सक्रिय है और 119 से ज़्यादा देशों में अपनी क्या है प्रस्तुतियाँ दे चुका है। तो ये ध्यान रखना आप। पवार द टू स्टेट फेयर, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रांस के अंदर। और भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन कर रहे हैं? रईस भारती है, वो इनका नेतृत्व करेंगे। तो इसका जो अगला है इसका उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष। ये इसकी प्रमुख बातें हैं जिनकी चर्चा अपन ने कर ली है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित सही को कोई ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में कोटा के किस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है चैतन्य हल्दर ने। किसने किया है? चैतन्य हल्दर। अब बात करें सही को कोल जो इंडिया कराटे चैंपियनशिप है उसकी, तो इस जो चैंपियनशिप है उसका आयोजन होगा दोस्तों दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम। ताल कटोरा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। कब किया गया? तो 17 से 19 अप्रैल को। अगली बात करें तो इसके अंदर जो राजस्थान में, या मैं सीधे बात करूं तो कोटा जिले का एक खिलाड़ी है 11 वर्षीय, उसका क्या नाम है? चैतन्य हल्दर। खिलाड़ी का क्या नाम है? चैतन्य हल्दर। इसने कितने पदक जीते? 2 पदक। कौन से? स्वर्ण पदक, गोल्ड जीते। अगली बात करें तो कोटा टीम का जो प्रदर्शन है उसकी बात करें। टीम प्रदर्शन की मैं बात करूं तो टीम प्रदर्शन के अंदर दोस्तों जो कुल है वो 11 पदक इसने जीते थे कोटा टीम ने, जिसके अंदर 6 गोल्ड, 6 गोल्ड और 1 जो है सिल्वर, और क्या 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल वो जीते। अन्य स्वर्ण पदक विजेता उनकी बात करें तो वो है नियति माहेश्वरी, और कौन? लवी शर्मा, और कौन है? कुणाल प्रजापति, और एक खिलाड़ी और कौन है? वो है दुर्बीन नागर। तो इन्होंने है वो जो, और ये दिल्ली के अंदर जो सही को काई ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप है उसके आयोजन हुआ था, उसके अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल
11 पदक जीते कुल, जिसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। ये इसकी प्रमुख बातें जिनकी चर्चा अपन ने कर ली है। अब बात करेंगे माइंड बूस्ट डोज की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, 8वीं राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के तहत बच्चों के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मुख्य फोकस क्षेत्र में शामिल है? तो इसके अंदर जो दोस्तों इसका उत्तर था वो था उपयुक्त सभी, इसलिए मैंने तीनों ऑप्शन रख दिए और चौथा वो है उपयुक्त सभी वाला हटा दिया। तो इसके अंदर मुख्य फोकस क्षेत्र में शामिल कौन कौन से? स्क्रीन टाइम में कमी लाना, खेल आधारित शिक्षा 3 से 6 वर्ष, मातृ एवं शिशु पोषण, ये सभी है जो बच्चों के समग्र विकास के लिए मुख्य फोकस क्षेत्र में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युइटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 25 लाख रुपए कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया? तो 12 जनवरी 2026 को। अगला है, भारत में पहली बार स्टेट अप लोन की शुरुआत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राजस्थान में की जा रही है? तो जो संस्था है वो है दोस्तों विश्व बैंक के सहयोग से इसकी शुरुआत राजस्थान में की जा रही है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत हनुमानगढ़ जिले का खेल कौन सा है? तो हनुमानगढ़ जिले का खेल है हॉकी। तो ये थी अपनी आज की छोटी सी प्यारी सी क्लास। आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आगे की क्लास के लिए जुड़े रहें माइंड बूस्ट एकेडमी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।